गांव की पहचान सिर्फ उसकी गलियों और खेतों से नहीं होती, उसकी पहचान उन लोगों से होती है जो हर सुख दुख में अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और इन्हीं अपनों के बीच रोहित और मोहित ने भी वर्षों से अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया है। कभी किसी के कंधे पे हाथ रखकर हालचाल पूछते हुए, कभी साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए, तो कभी किसी के सुख दुख में शामिल होकर। लोगों से मिलने का इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है, कोई दादी है तो कोई चाची, कोई भैया है तो कोई भाभी। और हर रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि पूरे अपनत्व के साथ निभाया जाता है। चिकित्सा सेवा से जुड़े होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना और जरूरत के वक्त उनकी मदद के लिए आगे आना इनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों के साथ इनका जुड़ाव सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि भरोसे और अपनेपन का रिश्ता है। शायद यही वजह है कि आज रोहित और मोहित को किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उन्हें जानते हैं, उनसे जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपना मानते हैं। रोहित और मोहित दो भाई हैं, लेकिन पहचान सिर्फ भाई होने की नहीं। एक ने रिश्ते को समझा है, दूसरे ने उसे निभाया है और दोनों ने मिलकर लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाई है। क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से बड़े होते हैं। और शायद यही वजह है कि जब रोहित और मोहित साथ खड़े होते हैं तो सिर्फ तो भाई नजर नहीं आते, नजर आता है अपनापन। तू जो मुस्कुरा दे तो वक्त भी रुक जाता है। भीड़ में भी तेरा चेहरा ही। नमस्कार, मैं हूं कबीर और आपने देखना शुरू कर दिया है हिंदग्राम के अंतर्गत हमारा खास शो मिट्टी और मैं। आज हमारे बीच ऐसे दो भाई हैं जिन्हें देखकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे और आप भी सोचेंगे ये दोनों अलग अलग इंसान हैं या एक ही इंसान की डबल एंट्री है। हमारे साथ हैं बड़े भाई रोहित पटेल जी जो SGPGI में कार्यरत हैं और उनके अनुज हैं मोहित पटेल जी जो KGMU लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शक्ल आप लोगों ने देख ली होगी दोनों लोगों की और पहचानने में थोड़ा मुश्किल जरूर होती है, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। रोहित जी, मोहित जी, मिट्टी और मैं के इस खास प्रोग्राम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोहित जी, मोहित जी, बहुत बहुत आभार, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। और मिट्टी और मैं का यह तीसरा सीजन है हमारे हिंदग्राम चैनल के अंतर्गत जो हमारा शो है, इसका ये तीसरा सीजन है। आप उसके पहले मेहमान हैं और उम्मीद है कि आप हमारे सारे सीजन देखते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका छोटे भाई, हमें जो सबसे मुखाबिक कराया और कैमरे के सामने लाए जी, और इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। नहीं, आप अपने अच्छे कार्य किए इसलिए हम आपके पास आए और हमारी मुहिम रहती है कि जो भी सोसाइटी में अच्छे काम करें, सिर्फ राजनीति ही नहीं, अच्छे लोगों के पास भी जाते हैं हम लोग हैं। और उम्मीद है कि हम बार बार आएँ, आपके कामों की सराहना करें। तो शो का सिलसिला शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। आप दोनों भाइयों में बचपन में ज़्यादा शरारती कौन था और कौन ज़्यादा जिम्मेदार है? क्या आज भी उस समय को देखकर लोग ये कहते हैं कि बचपन में होता है कि कौन ज़्यादा समझदार है, कौन ज़्यादा शरारती था? तो आप दोनों में अगर अभी आपसे पहली बार मैं पूछ रहा हूँ ऑन कैमरा आप दोनों से कि आप दोनों में ज़्यादा शरारती कौन था और दोनों में जिम्मेदार कौन है? सबसे मैं अपने मुंह से कहूँ तो शरारती तो मैं ही था। छोटे से इसका फ़ायदा उठाते थे और जिम्मेदार हमेशा से बड़े भैया रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर जगह मेरी जिद को पूरा किया और उसका मैं आज भी इन सब चीज़ों को बहुत महसूस करता हूं। और हम दोनों में लड़ाइयाँ भी होती थी, पहले होती थी, लेकिन वो लड़ाइयाँ बस कुछ पल की रहती थी बस। बाकी जो है आज भी वही है। अगर किसी बात को लेके कोई मतभेद होता है तो वो 5 मिनट या 7 मिनट का रहता है, उसके बाद मिला के छोटे भाई होने का पूरा फायदा उठाया है। आप दोनों को अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में जो सोशल इवेंट्स होते हैं, शादी बारात या पॉलिटिकल इवेंट जो भी आपके सोशल वर्क्स होते हैं, एक साथ देखा जाता है जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने मोहित जी को रोहित जी और रोहित जी को मोहित जी समझ लिया हो? मजेदार किस्सा हो? कई बार होता है ऐसा, कई बार होता है। और कई लोग तो ये समझते ही नहीं कि हम दोनों भाई भाई हैं, एकदम से लगे ही लगता है कि वो जब कभी हम दोनों में से कोई एब्सेंट होता है तो पूछते वो भाई तुम्हारा वो दोस्त कहाँ रह गया। कई लोगों ने पहले ही कहा करते थे, अब तो थोड़ा जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, जानने लगे, लेकिन रंग केस पे लोग बोलते पहले तो रोहित जी आ रहे काफी हैं,
तो पहले होता था कि अगर मोहित जी खड़े हो अगर अगर एक- चश्मा लगा के आप आ जाए तो पता नहीं चलता था कौन आया कौन नहीं। अगर अनुपस्थित रहे हैं दोनों में से तो पूछा जरूर सामने वाले ने कि वो कहाँ है, या हम दोनों आए हो लोग तो ये ना आए का हो। ड्रेस कोड भी लगभग एक ही होता था। तो ये बहुत बढ़िया है और एक भाई का रिश्ता चल रहा है। आज के ज़माने में इतना क्लोज नहीं होते, आपका चल रहा है और हम चाहते हैं कि जो भी देखे उनसे कुछ सीखे रोहित हाँ। मोहित जी से। जी। रोहित जी, आपके बारे में कहा जाता है कि गांव का कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो आपको अगर वो फ़ोन कर दे, या आप अगर गांव में होते हैं या आसपास क्षेत्र में होते हैं तो अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए पूरा आप अपना बंदोबस्त करते हैं, इससे पीछे नहीं हटते हैं। लोगों की मदद करने की आदत आपके अंदर कहाँ से आई? क्या मतलब किसको देख के प्रभावित हुए आप? ये भैया मेरी आदत बचपन से ही थी। मुझे ये लगता था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ करना चाहिए, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, कुछ भी हो। और मदद एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी की आपने की है तो आपको मिलता ज़रूर है। मैंने अपने जीवन में अनुभव भी किया है और करता भी रहता हूँ। और रही बात गांव की, तो सबसे पहले प्राथमिकता ये रहती है कि जो अपने हैं तो हैं, और कई लोगों को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। आज तक कई लोगों की ऐसी मदद की गई है कि जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, लेकिन मदद कर देता हूँ। क्योंकि मदद हमारी सोच ये है कि जिसकी मदद हम करते हैं, हम समाज देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, तो अपने मन में एक तसल्ली हो जाती है कि हमको करना है। करने से बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप 12 बजे रात को फ़ोन करिए, मैं 12 बजे फ़ोन पिक कर लूँगा। अगर आप मुझे ज़रूरत पड़ी जाने की तो मैं चला भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। गांव का कोई व्यक्ति फोन कोई कर भी दे, गांव का व्यक्ति, अपने कोई माधवगंज मल्लावा या आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, मेरी आदत रहती है कि अगर कोई मेरे संपर्क में आया है तो वो किसी भी, जैसे आपने भेजा या किसी ने भेजा, कोई बड़े बुजुर्ग ने भेजा कि फला के पास चले जाइए, तो मुझे एक डर सा लगा रहता है कि सामने वाले को यह ना कह दे यार जिसके पास मैंने भेजा था वो कोई मदद नहीं किया। वैसे जो अपनी स्थिति अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी मुझसे मदद होती है, मैं सामने वाले की बिल्कुल भरकस प्रयास करता हूँ कि इसकी मदद हो जाए और कहीं से भी कोई काम ना अटके। आपके वर्तमान ग्राम प्रधान से अच्छे संबंध रहे हैं, जी है। फिर ऐसा क्या बदला कि आपने खुद ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनावी मैदान में उतर आए? कुछ नहीं बदला, केवल विचार बदले और मुझे लगा कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि राजनीति की तरीके से नहीं करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि राजनीति करेंगे तो ये पैसा हो जाएगा। तो मैं पैसे के पक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। पैसा वाला नहीं बनना है, मुझे नाम वाला बनना है कि बड़ा नाम करना है मुझे। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई काम लेके गए हो, आपका काम नहीं हुआ? नहीं ऐसा कोई नहीं। मेरा कोई ऐसा कोई मतभेद नहीं है। आज भी मैं अगर कहूँ चाचा से कर दो वो भी काम हो जाएगा, किसी से भी कह दूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। बस एक केवल जिससे भी है तो वैचारिक लड़ाई है, विचार की है। जो हम वाली लड़ाई तो नहीं है? नहीं, वो कोई लड़ाई नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं, केवल विचारों की लड़ाई, केवल विचारों की लड़ाई। बाकी और कोई मेरा किसी से कोई वो नहीं है। किसी से मेरा कोई, आज भी अगर कोई कह देता है कि फला आदमी की व्यक्ति, मैं कभी भी ये नहीं देखता हूँ कि इससे मेरा राजनीतिक फायदा होगा या कोई स्वार्थ होगा तभी मैं इसकी मदद करूँ। कोई ऐसा स्वार्थ लेकर मैं किसी की मदद ही नहीं करता हूँ। मोहित जी, आप KGU के फिजियोलॉजी विभाग में आप इंचार्ज हैं जी। जहाँ MBBS और BDS के छात्र प्रैक्टिकल के लिए आते हैं और कभी कभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल में जो है अपने इंस्ट्रूमेंट तोड़ दें और वो डर के मारे आपको बताएं ही ना, फिर रिकवरी में आपको पता चलता है कि ये टूट गया इंस्ट्रूमेंट, तो इंचार्ज साहब पहले गुस्सा करते हैं या पहले हंसते हैं इस बात पे? गुस्सा तो नहीं आती है क्योंकि अब बच्चे हैं। क्योंकि हमारे साथ LPS में पढ़ा हुआ हूँ, आप भी शायद वहीं से पास आउट है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे केमिस्ट्री लैब में गए अपन लोग, तो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया तो लोग पहले सोचते थे बताएंगे तो मार पड़ेगी। जी। तो ऐसा नहीं, ऐसा अब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो मतलब एक क्या होता है कि MBBS या BDS करने वो बच्चे आते हैं जो एक डॉक्टर की डिग्री लेने आए हुए हैं, तो उन पर गुस्सा नहीं आता। लेकिन एक वाकया मैं आपको बता दूं, एक बार एक बच्चा जो है उससे इंस्ट्रूमेंट टूट गया, तो काफ़ी बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है तो पहले तो छुपाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली पेनल्टी भी भरनी पड़ती है उन लोगों को। तो होता क्या कि एक बार एक बच्चा आया और बोला कि सर, हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट उनको देते हैं तो पूरा चेक करके देते हैं। तो बच्चा आया तोड़ के, बोला कि सर ये टूटा हुआ रखा था बॉक्स में। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो हमने चेक करके दिया है। तो बोला नहीं सर, टूटा हुआ था। तो मेरे मुंह से, अपनी देहाती भाषा में मेरे मुंह से निकल गया, हम चेक करके दिए और आए हो। तो उसने तुरंत बोला मुझसे कि सर आप हरदोई से हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं हरदोई से हूँ। क्यों? बोला सर मैं भी हरदोई से हूँ।
अच्छा। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, तो बोला सर प्लीज़ जो है, तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो सही है वो बताओ। तो उसने बताया कि सर मुझसे गिर आपको भी गया। याद आ गई होगी केमिस्ट्री लैब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं मोहित पटेल हाँ जी मुझसे इको भी फ्रेंडली टूटा है एक टीचर है। बार, हाँ बिल्कुल मुझसे टूटा है। राजपूत सर हमको पढ़ाते थे केमिस्ट्री, राजपूत सर, तो दिवंगत आत्मा है। हाँ जी बिल्कुल। रोहित जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पे आपके स्वजातीय जाति से लोग बहुत ज़्यादा विधायक रहे हैं, और क्या ग्राम प्रधान के जो चुनाव है, जो आपकी राजनीतिक यात्रा जहाँ से शुरू हो रही है, वो आपकी प्रारंभिक सीढ़ी है? कह सकते हैं कि वो राजनीति में प्रारंभिक सीढ़ी है, या फिर इससे आगे भी आपका कोई एम है, कोई उद्देश्य है आपका? जहाँ तक हमारा सोचना है कि हमको एक सेवा भाव से जुड़ना है, एक सामाजिक दृष्टि से राजनीतिक नहीं बनना है, बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं मुझे बनना है, और ना ही कोई, मैं तो सिर्फ एक ये करना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ मैं जितना अपने आप को यहाँ पे लगा सकूँ, और हमारा जो कहने का हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो एकदम से भीड़ मेरे पीछे जाए, मैं वो देखना चाहता हूँ, देखूँ या ना देखूँ, लेकिन मेरे मन में ये रहता है कि इतना बढ़िया मैं कितना करके जाऊँ कि लोग हमसे जुड़े रहें। और कभी कभी ऐसा आ भी जाता है, जब कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ हुआ, तो मैं एक के लिए सोचता हूँ, हमारे साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी मन में इतना बड़ा संतोष आ जाता है कि आज तक जो मैंने कमाया है तो बस मुझे यही चाहिए, बस यही कमाई मुझे चाहिए, बाकी बैंक बैलेंस इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब। रात जब आपको फ़ोन आते हैं जी, तब आप उनकी मदद के लिए अब गांव में होते हैं तो गांव से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में होते हैं तो आप रात में उठकर नींद को खराब करके आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। धीरे धीरे वो आपके अपने जैसे लगने लगते हैं कि भैया है, रोहित भैया है वहाँ पे, तो वो कनेक्टिविटी बन गई है। अब लोग जैसे आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, इनके साथ जीतते भी हैं, तो फिर उनकी उम्मीदें और बढ़ेंगी आपसे। तो मेरा सवाल यही था कि जब उम्मीदें बढ़ेंगी, लोगों के सवाल होंगे, तो कल को क्या रोहित इससे ऊपर भी जा सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो मैं भैया नहीं बता सकता, कुछ आगे क्या होगा, समय है, समय के साथ जो परिवर्तन होगा वो देखा जाएगा, उसमें कोई वो नहीं। जो मैं यहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ, और बहुत बड़ा नहीं मुझे बनना है कि बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ नहीं सोचना, अपना परिवार भी देखना है और साथ में अपना नाम करना है। बस मुझे चाहे वो हमारे छोटे से गांव से मिल जाए या थोड़ा सा और बढ़ना पड़े, तो बस नाम करना है। बाकी और राजनीतिक सफ़र की बात तो कहाँ से क्या बदल जाए, तो इसका कोई, यूँ कह लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के जो मानचित्र है उत्तर प्रदेश का, उससे ग्राम सेलापुर को आप एक अलग से आइडेंटिटी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरी प्राथमिकता यही है। और जो है बाकी आगे समय है, जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, अगर कुछ होगा ईश्वर या कुछ भाग्यवश होगा तो वो परिवर्तन हो जाए, वो अलग बात, बहुत बड़ा नहीं मुझे बनना है। बस ये है कि बस लोगों से जुड़े रहें, और समाज में जो प्रतिष्ठा है इसको मैं बरकरार बनाए रखना चाहता हूँ। जो लोग आप लोगों का, छोटे भाइयों का प्यार है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, तो ये हमेशा बना रहे, बस यही चाहता हूँ। और बाकी किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं कभी भी किसी से जो है इस तरीके से नहीं जुड़ता हूँ कि स्वार्थ है तभी जुड़ गए। हमारे यहाँ जो आता है सबका सम्मान है। और रही बात राजनीति की, राजनीति में कोई वो नहीं है, जो लोग बड़े लोग कर रहे हैं उन्हीं को करने दीजिए, वहाँ तक हमको नहीं पहुँचना है। बस अपना छोटा छोटा बस चलता रहे, बस आप लोगों का प्यार बना रहे, आशीर्वाद मिलता रहे सभी का, बस यही स्नेह चाहते हैं, बाकी और बहुत विशेष नहीं है अपना। वो जी, मेडिकल के क्षेत्र में आपको रोज नई पीढ़ी और डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। आज के मेडिकल स्टूडेंट्स में आपको सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी कमी क्या दिखती है? जो आजकल के स्टूडेंट्स नीट या BBS या BDS वेटनरी जो भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी आपको कमी और सबसे बड़ी अच्छाई क्या दिखती है? क्या नए जो यूथ आ रहा है हमारा इस प्रोफेशन से जुड़ रहा है, आप बहुत क्लोज से देखते हैं उन सब चीज़ों? मैंने देखा है कि जो मतलब आजकल के छात्र हैं ना, वो जो चीज़ों को है ना बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर, कि हर चीज़ को डीपली समझना और समय देकर समझना चीज़ों को। और उनकी जो मैं देखता हूँ अपने साथ कि वो सारे बच्चे जो है मतलब क्लास के अलावा भी टीचर्स से बार बार अलग जाके समझना, हर चीज़ को अलग अलग समझना, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। और बैड क्वालिटी ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी न्यूज़ आती हैं कि MBBS छात्र यहाँ छत से कूद गया, हॉस्टल में ये हुआ वो हुआ। तो बच्चे कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से या फिर गलत संगत की वजह से कहीं ना कहीं जो है गलत कदम जो उठाते हैं, ये थोड़ा सा गलत रहता है मेरे हिसाब से। बाकी
जो आजकल की जो छात्र हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, उनके जो सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा है और वो डीपली हर चीज़ों को समझना चाहते हैं और नई नई तकनीकी जो अभी व्यवस्थाएं चालू हुई हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। नीट में जिस तरह पेपर और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर देश भर में सवाल खड़ा किया गया, जी उससे लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा हिला। जी आप केजीएमयू में छात्रों के बीच रहते हैं, आपके हिसाब से डॉक्टर बनने की जो पहली सीढ़ी है उस पर ही सिस्टम, उस पर ही जो सवाल उठ जाए, तो क्या ऐसे सिस्टम पर देश भरोसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इस छात्रों ने अपना हाँ, मैं इसको तो आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक हानि है। और बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, सब कुछ करने के बाद में उनको रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को, अभी आपने देखा कि काफ़ी सारे बच्चों ने आत्महत्याएं भी की और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी चला। और तो मेरा मानना ये है कि जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में रिजल्ट अगर उनको माइनस में मिलता है तो ये एक बहुत गलत सिस्टम है और इसमें सुधार होना चाहिए। और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि जो नीट पेपर या जो भी पेपर हैं लीक हो रहे हैं, तो ये सिस्टम को सुधारना नहीं होना चाहिए। इंसान मेहनत बिल्कुल। करता है और पूरा साल भर मेहनत करता है, उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो एग्जाम देने आता है, उसका पेपर भी अच्छा हो, हाँ, और उसके बाद उसको निराशा मिलती है। और उसके तो वो न्यूज़ देखता है, हाँ, उसके उस माँ बाप से पूछिए जो पूरे साल अपने बच्चे को सारी व्यवस्था देके उसकी मेहनत को जो है सपोर्ट करता है और उसके बाद में जो है रिजल्ट उसका माइनस दिखता है और फिर बच्चा आत्महत्या कर लेता है, उस माँ बाप को भी बहुत कष्ट होता है। तो जी, सिद्दीम ऑटोमोबाइल्स आपका प्रतिष्ठान है और ऐसा कहा जाता है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन लेने का उसका मन है, उसका सपना है कि वो अपना खुद का दोपहिया वाहन ले, गांव में इतनी आर्थिक पूंजी नहीं है कि अभी वो बहुत ज़्यादा सपने देखे। अभी भी क्रांति ही चल रही है, रेवोल्यूशन चल रहा है इंडिया में। तो वो गांव के अभी भी कई सारे जो बहुत छोटी फैमिली है जिनका सपना है, जो 300-400 रुपये डेली कमा रहे हैं, उनका सपना है कि अपना एक वाहन लें और अपनी दोपहिया वाहन पे अपना जाएं, अपने काम को आगे बढ़ाएं। और लेकिन उनके पास पूरी रकम नहीं होती है कि वो तत्काल 50-60-70 हज़ार रुपये का अभी ले लें, क्योंकि डेली 300-400 में उनको अपना जीवन यापन भी करना है। तो ऐसा कहा गया है कि आप उन लोगों के लिए उनकी परिस्थिति को देखकर कुछ समय देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके पास अगर अब पूरा पैसा नहीं है तो आप 4 से 5 महीने का समय देते हैं। व्यापार में ऐसी सोच रखने के पीछे, उसके पीछे क्या विजन है इसका? उसके पीछे विजन कुछ नहीं है, बस यही जो आप कहते आए हैं कि हम लोग मदद करते रहते, तो इसको भी एक मदद के तौर पे ही देख लेते हैं, हम लोग करते भी हैं। और जब कोई आता है तो अपना ही आता है, कोई ना कहीं से भी आए। व्यापार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर चीज़, हर आदमी कहीं ना कहीं से कोशिश ये करता है कि हमारा आपसे परिचय हो जाए भैया, हमारे अपने परिचय में मिल जाए। कोई भी काम हो तो अपना ही समझ के आता है अपने पास। और रही बात पैसों की, तो मैं पैसों को आपको बताता चलूँ, मैं पैसों को ऐसे प्रायोरिटी नहीं दूँ। संबंध अगर हैं तो पैसा कल भी मिल जाएगा। और एक ऐसा हुआ भी था, एक भैया आया था इस साइड का, परचल साइड के आए थे एक बार, बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग ही की थी गाड़ी शोरूम की। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास जो है शायद 55-56 हज़ार रुपये की गाड़ी थी, उनके पास शायद 25-30 हज़ार रुपये रहे होंगे। तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास इतना है और बाकी मैं 1-1.5 महीने बाद आपको दे दूँगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहलवा दूँ। हमने कहा कि भैया आप ऐसा करिए, अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा और बस नाम नोट करा दीजिए, एक नंबर नोट करा दीजिए, बाकी आप पे भरोसा करके मैं आपको दे रहा हूँ, किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मेरा जहाँ तक विचार है कि अगर छोटा व्यक्ति जो बात कहता है, जिसको देना है, उसके चेहरे से तो दिखता है कि किस टाइप का आदमी है, तो जिसको देना है। और जहाँ तक मेरा विचार है कि छोटा व्यक्ति अपने समय से पहले बात को पूरा भी करता है। अगर वो कह के गया कि भैया 13 तारीख को, अगर मुझे बता के गया, वो कहने लगा भैया मैं अगली महीने की 13 तारीख तक आपको पैसा दे दूंगा, ये करो। अच्छा, ये पूरा स्कीम गांव वालों के लिए, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी आ जा रहा है, अगर हमारे पास से आ रहा है, जुड़ रहा है, अगर वो अपना कभी क्या होता है, कई लोग फाइनेंस भी कर देते हैं, तो लोग फाइनेंस भी करा लेते हैं, उसमें से भी हो जाता है। या नहीं भी है, अपना काम करवा लीजिए। हमारे यहाँ तो काम हो जाता है, उसके बाद पैसे नहीं भी हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, चाहे वो गांव से रिलेटेड रहा हो, चाहे क्षेत्र से रिलेटेड रहा हो, कहीं से भी आता है। तो उसको निराश नहीं जाने दो। मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई हमारे यहाँ आए
हमसे निराश होकर ना जाए कि यार पैसों के मामले में वो हमको भेज दिया, यार हमारा काम नहीं किए। तो इस चीज़ से हम बचना चाहते हैं कि कोई आदमी निराश होकर ना जाए हमारे यहाँ से। राजनीति में सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है कि चुनाव के समय सारे नेता आते हैं जनता के पास, फ़ोन करते हैं और चुनाव के बाद दूर हो जाते हैं। रोहित पटेल जी इस परंपरा को कैसे अलग रखेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं? अगर सभी लोगों ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, आप सभी का आशीर्वाद प्रेम बना, तो अगर मुझे ऐसा दायित्व निभाने का अवसर मिला तो प्रयास तो मैं यही करूँगा। देखो 100% तो भैया कोई नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। अपेक्षाएं बहुत हैं, कम करने वाले कम लोग हैं। तो सीमित साधन है और सीमित साधनों में ही करना है। सब अपेक्षाओं के हिसाब से हर आदमी की अलग अलग अपेक्षा होती है। जैसे मेरी सोच अलग है तो मेरी अपेक्षाएं अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपकी अपेक्षाएं अलग हैं, दूसरा कोई बंदा है उसकी अपेक्षाएं अलग। तो उन सब चीज़ों को मन में तो यही है कि 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 90% 95% सोल्यूशन करने का काम करूँगा। अगर ऐसा कोई ईश्वर ने मौका दिया या आप सबका प्रेम बना, सभी का प्रेम बना, तो 95% 99% जितना बनेगा मुझसे, जो अपने को समर्पित, अगर मुझसे कोई काम कह देगा कि भैया आपके वहाँ से चलने से यहाँ हमारा ये काम बन जाएगा, तो हमारी आज भी सोच वही है और आगे भी यही रहेगी कि हम आपको, अगर हमारे कलम से, हमारे चलने से आपका कोई काम बन रहा है तो वो बन जाना चाहिए, चाहे वो किस टाइप का भी आदमी हो, कैसे भी हो। हम किसी की मदद के तौर पे जो है काम करेंगे और बाकी ईश्वर समय देख बताएगा। और विश्वास तो ये रहता है कि खुद को ना बदलें, जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। अब देखते हैं, समय आएगा तो देखा जाएगा। आप दोनों को स्थानीय तौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जो भी लीडर हैं और उनके लोगों के साथ बैठते हुए देखा गया है। तो आज दोनों भाइयों से सीधा सवाल है, क्या यह सिर्फ सामाजिक संबंध है या आप मानते हैं कि राजनीति में किसी एक खेमे से बनने के बजाय हर दल से अच्छे संबंध रखना जरूरी है? और अगर कल यही संबंध आपकी अपनी राजनीतिक विचारधारा पर सवाल खड़ा करें तो आप दोनों किसे प्राथमिकता देंगे, रिश्ते, विचारधारा या जनता का हित? जहाँ तक अगर राजनीति की बात करेंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता तो जनता हित में ही आएगी और दूसरी विचारधारा के साथ, कौन सी विचारधारा के साथ जो भी होगा तो जनता हित के में जो भी विचारधारा सुटेबल बैठेगी तो उसी के साथ जो है होना चाहिए। मतलब रोहित पटेल जी किसी के राजनीतिक संबंध में बंधे नहीं हुए नहीं हाँ। हैं। सबसे वो विचारधारा और जनता हित सर्वप्रथम जो है, जनहित में जो कार्य होंगे। ऐसा भी होता ना कि जैसे कि हम किसी से मिल रहे हैं तो वो हमारा एक संबंध है, संबंध मिलने का संबंध है। हाँ, ये तो बस ही। और कभी कभार होता है कि लोग उससे वैचारिक संबंधों से जोड़ने लगते हैं, खासकर छोटे जगहों पे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ यही मैं पूछना चाहता था कि आप जब ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं तो आप उसको कैसे डील करते हैं? जैसे मुझसे ही किसी ने कहा कि ये सवाल रोहित पटेल से पूछिएगा कि सारे सब पॉलिटिकल पार्टी जितनी हैं, जितनी पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी से आप रूबरू हो जाते हैं इजीली। सबसे आना जाना है सबके यहाँ से, कोई आपका पर्सनली वैमनस्य नहीं किसी के साथ। और ऐसी स्थिति में किसी से बंद कर ना रहकर आज के ज़माने में कहा जाता है कि ओपन नहीं है, तो क्या वही उसी पॉलिसी पर आप लोग डिपेंड हैं? जैसे पहले भी लोग कहते थे कि हम लोग तो चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सा जगत में किसी को भी कहीं भी कभी भी आवश्यकता हो जाती है, तो इसलिए। और ये पहले भी कहा जाता था कि डॉक्टर जो भी होंगे, जो मदद करने वाले, जो रोगी के लिए कोई डॉक्टर कोई ना तो दुश्मन है ना मित्र है, तो इस तरीके से कुछ नहीं। हम लोगों के लिए तो भी वही है, किसी का भी भैया फ़ोन आता है तो सबको प्रायोरिटी पे लेते हैं। आप फ़ोन करेंगे आपका प्रायोरिटी पे लेंगे, भैया फ़ोन करेंगे भैया का प्रायोरिटी पे लेंगे। तो जितनी मदद हम लोगों से हो जाती है, चिकित्सा की वजह से ही लोग ज़्यादातर अटैच है, बाकी और कुछ नहीं। और थोड़ा एक्टिव रहते हैं, लोगों की सबकी मदद कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा एक्टिवपन में भी रहते हैं। और दूसरा सबसे मूल कारण भैया मेरे साथ जुड़ने का यही है कि हम लोग चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और इसको ही हम लोग सेवा मानते हैं और इससे हम लोगों को लाभ भी है। मैं अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने खुद आप लोगों से कई बार मदद ली है। हाँ। रात में कहीं तो इससे लाभ भी है भैया। अगर मैंने आपके साथ किया है तो मुझे कहीं ना कहीं से अंतरात्मा से भी आवाज आती है। नहीं, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, ये आप दोनों लोगों का बड़प्पन है। और जब मैं भी कभी फंसा होता हूँ ऐसी सिचुएशन में, कई गरीब लोग हैं जो अच्छे हॉस्पिटल एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे पीजीआई जैसे बड़े और केजीएमयू में बेड पाना बड़ा काम होता है कभी कभार।
बेड नहीं मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है अगर उन लोगों के लिए, तो बड़ा कंफर्ट जोन हो जाता है कि हमारे लोग बस वहाँ पे। इसीलिए जो है राजनीतिक संबंध कोई नहीं है, बाकी केवल चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से संबंध सबसे हैं। संबंध मतलब हम लोग गुरु रहता है कि संबंध तो सभी से हैं, हमसे हैं, आपसे हैं, उनसे हैं, लेकिन राजनीति में किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है वो एक वैचारिक मत है। और बाकी संबंध तो सभी से है, क्षेत्र समाज के लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, संबंध तो अलग बात है। कुछ लोग बचपन से साथ में भी पढ़े हैं, कुछ लोग सीनियर रहे हैं, कुछ लोग जूनियर भी रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को मतलब संबंध अपनी जगह है। और राजनीति में किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है वो एक वैचारिक मत है कि जिससे अपना विचार मत खाता है वो आदमी हो जाता है। वो जी आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मरीज की हालत गंभीर थी और आपने रात के समय या अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता को छोड़कर उसके लिए भागदौड़ की हो? कोई ऐसा अनुभव जिसे आज आप याद करते हो भावुक हो जाते हो? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि आप व्यस्त हो। और हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मेरी दादी का देहांत हो गया था। उस समय दादी मेरी पीजीआई में भर्ती थी। तो हम लोगों के पास देखिए कोई ऐसा दिन रहता है जिस दिन कोई मतलब फ़ोन ना आता हो दिखाने के लिए या फिर करने के लिए। जिस दिन नहीं आता है तो उस दिन हमको लोगों को लगता है कि जो है आज क्या छुट्टी है क्या, ऐसा कुछ लगता है, फ़ोन नहीं आता। उस टाइम पे एक लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी मुझे समस्या है। तो मैंने पहले तो उनसे बोला कि भैया मेरी दादी एडमिट है और मैं अभी छुट्टी पे हूँ, लेकिन फिर उन्होंने भी उस चीज़ को समझा और फ़ोन उन्होंने काट दिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मेरे मन में एक आया कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, कि दादी तो मेरी भर्ती है, इनका इलाज चल ही रहा है, लेकिन उस बंदे को भी इलाज मिलना चाहिए। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनकी पूरी डिटेल पता करी, कहाँ पे हैं क्या है। फिर उनको सारा कुछ मैंने अरेंजमेंट कराया फ़ोन बाय टेलीफोनिक, कि जो है PRO जी से बात करके उनको शिफ्ट कराना, एडमिट कराना, डॉक्टर से बात किया। तो मैंने उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे मतलब हेल्प के लिए बार बार फ़ोन करने में हिचक रहे थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बार बार उनको फ़ोन करके, मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से या उनको थोड़ा सा कष्ट पहुँचे। हम लोग बस दिल में अगर किसी का फ़ोन आता है तो सबसे पहले मन में एक सवाल ये रहता है यार मेरी वजह से ऐसा ना हो कि कोई उनको दिक्कत है। तो हम लोग बस उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में सबके साथ जुड़ जाते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो, बस हम लोगों की वजह से। अगर उसने फ़ोन किया तो कुछ अपना समझ के फ़ोन किया। आदमी को उम्मीद वही होती है, फ़ोन वही करता है या कहता है उसी से जिससे उम्मीद होती है। तो हमें लगता है कि अपनी उसकी उम्मीद पे हमें खरा उतरना चाहिए। आप दोनों भाइयों का अपनी दादी माँ से बहुत लगाव रहा है जी। हाल ही में उनका निधन हुआ है। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें, उनकी यादें, उनसे जुड़ी हुई कोई वाकया जो अचानक उनकी याद दिलाता हो, आप लोगों को भावुक कर जाता हो? दादी हम लोगों का आपको बताएं, इतना दुख हम लोगों को जब मेरे बाबा एक्सपायर हुए थे तब नहीं हुआ था, क्योंकि बाबा काफ़ी लंबी बीमारी से ग्रसित थे। लेकिन दादी का जो स्नेह था, लगाव था हम लोगों के साथ में। दादी एक तो हम लोगों के साथ में लखनऊ में ही रहती थी, और जब भी मैं सुबह ड्यूटी जाता था तो मेरा लंच बॉक्स, मेरा पानी, हर चीज़ जो है, बॉटल, सब पूरा बैग रेडी करके रखती थी। तो मैं अगर दादी को परेशान करने के चक्कर में कभी कभी कहता था कि दादी इसमें आपने चम्मच रखा है नहीं रखा, तो दादी बहुत तेज कहती थी सब मैं रोज़ रखती हूँ और तुमको बताना पड़ता है रोज़। तो अब मैं जब वहाँ ड्यूटी जाता हूँ, कभी कभी जब लखनऊ रुकता हूँ, तो मैं अपना टिफ़िन हम लोग खुद ही बनाते हैं, और जब मैं अपना बैग तैयार करता हूँ तो दादी की बहुत याद आती है। हम लोग कभी कभी तो होता है कि कुछ चीज़ों को देख के, अभी घर में भी कभी कभी सारे लोग मतलब एकदम देख के रोने लगते हैं, और कई सारे ऐसे किस्से रहे हैं। दादी पता नहीं, कहते हैं ना कि चीज़ें पहले से मन में आ जाती हैं। हम दोनों भाइयों की शादियाँ हो गई। हम एक्चुअली बाबा मेरे टीचर थे, तो दादी पेंशनर भी थी। तो दादी को लगता था कि हमें मतलब अपने बच्चों के लिए अलग अलग सबके लिए करना है, और वो हमेशा सबसे ये कहती थी कि जो ये तीनों बच्चे हैं हमारे, ये हमारे पिलर हैं, ये इनको सोना, हम लोगों को सोना बोलती थी कि ये तीनों हमारे सोना है। और छोटे वाले भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, पता नहीं एक दिन उनके मन में कहाँ से आ गया कि
कि हमें उसकी अभी शादी नहीं हुई है और मुझे उसकी बहू के लिए भी कुछ करना है, तो ज़बरदस्ती करके मार्केट जाके अपना जो भी उसको देना था वो सब लेके रख दिया उन्होंने। तो मतलब उस टाइम पे लगा कि पता नहीं कहाँ से चीज़ें मतलब पहले से दिमाग में सेंस करती हैं, क्योंकि बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ वो घुटनों से परेशान थी, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अपना दवा खाती थी, प्रॉपर चलती थी। लेकिन एकदम ईश्वर की जो वो है तो उसमें तो कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन दादी को हम लोग अभी भी पल पल मतलब 24 घंटे में कहीं भी रहें, हंसते भी रहें, लेकिन याद जरूर आती है और भावुक हो जाते हैं हम लोग, पूरी फैमिली ऐसा। दोनों भाइयों से एक व्यक्तिगत सवाल है कि बड़ा चटपटा सा है, जब एक दूसरे की कौन सी खूबी है जिसे देखकर कभी मन में आया हो कि काश यार ये जो रोहित के पास है मोहित के पास क्यों नहीं है, जो मोहित के पास है रोहित के पास क्यों नहीं है? पहले आपसे शुरू करते हैं रोहित जी। कभी ऐसा लगा नहीं भैया, हमें तो लगता है कि जो छोटे भाई के पास है वो मेरे पास भी है। आदत में ऐसा रहता है कि इनको अगर अच्छा लग रहा है तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोगों को ज़्यादातर शौक रहता है कपड़े पहनने का, जूते पहनने का एक दूसरे, और ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी है, ईश्वर की कृपा भी कुछ ऐसी है कि सब सेम साइज में आ भी जाता है। तो हम लोग रोहित जी ये मान ले रोहित जी हाँ पहले के कपड़े पसंद है जो है ये यही सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा है, बाकी शर्ट पहने हुए कल आपके कंधों पे, हाँ कि ये जो है ये हमको भी पहनना है तो ये पहन। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि मेरे बड़े भाई में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, सहन करने की क्षमता मेरे अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई के अंदर मैंने ये महसूस किया है। और मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, उस चीज़ को इतनी लाइटली लेना कि चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर नहीं आता। मुझे तुरंत लगता है कि यार ये कैसे होगा, तो मुझे बड़े भाई जब बोलते हैं कि हो जाएगा तो थोड़ी सी हमको लगता है कि सहनशीलता जो है वो बड़े भाई में ज़्यादा है और मेरे में कम है, और वो मुझे मेरे अंदर होनी चाहिए। 2027 अगले साल चुनाव है विधानसभा के, और आप दोनों जमीनी राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं उनको बहुत करीब से देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है वो कौन सी पार्टी जो है इस बार, या भाजपा जीत रही है वो हैट्रिक लगाएगी, या फिर इंडिया अलायंस अगर गठबंधन होता है तो वो बाउंस बैक करेगी? इस बार का चुनाव जो समीकरण है वो कैसा रहने वाला है? जो चुनाव का समीकरण जो है इस समय जो इस समय पार्टियों का कुछ विरोध भी है, किसी का इसमें सहयोग अच्छा है, किसी का उसमें सहयोग, कई अलग अलग चीज़ें हैं, सब हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया है, सबका जिस तरीके से जिसकी सोच है, जो जैसे सोचता है वो उसी पार्टी को, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा अच्छा कर रहा है कौन सा बुरा कर रहा है। हर आदमी का जहाँ व्यक्तिगत लाभ दिख रहा है जिसको, उसी तरीके से सकते हैं एक तरीके से कि कांटे की टक्कर है, और कोई भी डायरेक्टली नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाजपा ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, भाजपा ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, और कहीं ना कहीं लोग नाराज भी हैं किन्हीं चीज़ों को लेके। किसान भी नाराज है, क्योंकि आप जैसे खाद की समस्या है, खाद का रेट आज कितना हो गया है, उन सब चीज़ों को लेके किसान भी नाराज है। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप देखिए पूरे जो है सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कुछ खराब, लेकिन ये है स्वास्थ्य सेवा भी 50-50 या 60-40 50-50 कह सकते हैं जी। 50। रोहित जी, अगर आपके गांव का बच्चा या कोई गरीब बच्चा जब आप पॉडकास्ट देख रहा होगा और उसके पास साधन नहीं है लेकिन उसका सपना बड़ा है, तो दोनों भाई उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे, एक गांव के प्रतिनिधि होने के बाद? प्रयास तो अगर यही आपका रहता पॉडकास्ट है, देख रहा होगा तो उसको भी लगेगा कि यार हम भी एक दिन गांव के लिए कुछ करें, गांव की सेवा कर सकें किसी माध्यम से। मुझे लगता भी है, जैसे हम लोगों दोनों भाइयों से मैंने देखा है, हमारे गांव का जितना भी यंग बच्चा है, जो छोटा है, कुछ बड़े भी हैं, उसमें जो भी यंग सोसाइटी जितनी भी है वो हमसे सीखती भी है और रिस्पेक्ट भी करती है। मैंने देखा है कि अगर मैंने नमस्ते किया है लोगों को तो वो भी मुझे नमस्ते करते हैं। आज मुझे अगर कोई बच्चा नमस्ते करता है तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने किया है वही ये सब दे रहे हैं मुझे। अगर गांव का कोई गरीब बच्चा आपके पास आ जाए और कह दे रोहित भैया मुझे पढ़ना है, तो बिल्कुल उसकी हम तो सोचना नहीं है, हम लोग उसकी तुरंत मदद करेंगे, जो जैसे संभव मदद होगी, जैसे जो चाहता है मैं वैसे करने का प्रयास करता हूँ। और मेरी सोच ये रहती है कि अगर हमारी वजह से किसी का कुछ भला हो जाए तो हम लोग उसमें सोचते नहीं,
कि क्या मदद करनी है, कैसे होगा, क्या होगा, ये हम लोग नहीं सोचते कि तुरंत जो होना है उसको करना है तो करना है। और कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, कि ये करना है वो करना। जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे आत्मसंतुष्टि होती है कि मुझे ये करने से मुझे आत्मसंतुष्टि हो रही, मेरा मन फिट बैठ रहा है एकदम से कि हाँ ये काम करने से मुझे अंदर से जो है ताकत मिली है, तो मैं वो काम करता हूँ। मैं नहीं ये सोचता हूँ कि समाज क्या कहेगा, कि लोग क्या कहेंगे, यार पता नहीं क्या सोचेंगे। बहुत से लोग ये सोचेंगे पॉडकास्ट हो गया, बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, ये कि जो भी करना है हर आदमी को अपनी सोच के अनुसार, अपने मत में जो अपना मन कहे उसको करना चाहिए। जो इसमें आपको संतुष्टि मिले, आत्मसंतुष्टि मिले, वो काम करना चाहिए। उसमें बल भी मिलता रहता है और सोच भी बदलती रहती है। और साफ नियत से और अच्छे ढंग से, अगर विचार अच्छे हैं, नियत साफ है, तो कोई भी काम असफल होता ही नहीं। ये मैंने देखा है, अनुभव किया है और देखा है। चलिए, आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हमारे शो का जो अगला सेगमेंट होता है रैपिड फायर राउंड, उसमें रोहित जी मोजी मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और उम्मीद है कि आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। कट कर दो। अगर मोहित जी आपको सलाह दें, राजनीति पे सलाह दें, मानेंगे, बहस करेंगे या कहेंगे तुम अपना KGMU संभालो? नहीं मानते? मानते हैं? पत्नी की एक आदत जो आपको बहुत पसंद हो और एक आदत जो बिल्कुल पसंद नहीं, भाभी जी। अब तो ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। आपको बताना तो पड़ेगा। जो पसंद आदत में पसंद ये है कि जो मैं कहता हूँ मेरी बात पूरी हो जाती, चाहे वो हंस के हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन साथ अच्छा है, तालमेल अच्छा खा रहा है तो कौन साथ सी अच्छा आदत जो नापसंद है? सोच समझ के बोलिए, घर भी जाना है आपको। कोई ना बोलने वाली आदत, एक अच्छा, आदत है बहुत कम बोलने की आदत, बस वही ना पसंद है, बाकी सब अच्छा है। आप चाहते हो ज़्यादा बोलने? हाँ। चलिए बच गए, आप सेफ खेल रहे। मोहित जी से झगड़ा हो जाए तो पहले फोन कौन करता है, आप या मोहित जी? प्रयास तो करता है, मैं ही कर लेता हूँ खुद, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, तो फोन मैं ही करता हूँ। वो भी कर लेता है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि मैं ही पहले बोलूँ। अगर ग्राम सेलापुर पर कोई एक वेब सीरीज बने, जैसे आप रिसेंट में वेब सीरीज आई है ग्राम चिकित्सालय ग्राम पंचायत, ऐसे ही एक टाइटल दिया जाए, डिजायर क्वेश्चन है ये मेरा, कि ग्राम सेलापुर पे कोई वेब सीरीज बननी हो तो आपके जैसे गोल मटोल, हल्के सांवले और गांव के अपनापन वाले प्रधान का किरदार निभाने के लिए आप कौन से अभिनेता को चुनेंगे? जिसमें मैं ऑप्शन भी देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा या रघुवीर यादव, या इनसे परे भी कोई? संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी, क्यों? बनारस से हैं और शायद वो जो गांव का जो किरदार है, जो उनके अंदर अंदाज है, वो शायद निभा ले जाएंगे। देसीपन गांव का नहीं, देसीपन जो है संजय मिश्रा में खूबी तो है। हाँ, काफी वर्सेटाइल एक्टर है वो। हाँ। रोहित जी आपके लिए क्या है, बड़े भाई, सबसे करीबी दोस्त या जिंदगी के सबसे बड़े सलाहकार? जिंदगी के सबसे बड़े सलाहकार। इसमें सारे आ जाते हैं। KGU में इंचार्ज की जिम्मेदारी ज्यादा मुश्किल है या घर में पति की जिम्मेदारी? KGU में इंचार्ज की मुश्किल, मतलब घर में हैंडल इजिली कर लेते हैं हाँ। सब चीज़। अगर स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट तोड़कर चुपचाप चला जाए तो पहले इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे या पहले स्टूडेंट ढूंढेंगे? नहीं, पहले इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे, स्टूडेंट तो ट्रेसी हो जाएगा। अगर आपको रोहित भैया को राजनीति पर सिर्फ एक सलाह देनी हो सब, तो क्या देंगे? सबको साथ लेकर चलो, कम बोलो, काम ज्यादा करो, या किसी पर आंख बंद करके ज्यादा भरोसा मत करो? कम बोलो और काम ज्यादा करो। अगर आपके बड़े भाई पर, रोहित जी पर एक दिन के लिए बैन लगाना हो तो किस चीज़ पे बैन लगाएंगे? फोन लगाने पर, चलाने पर, गाड़ी लेकर निकलने पर, या राजनीति की बातें करने पर? फोन चलाने। ज़्यादा फोन चलाते हैं? जी बिल्कुल। लगता है बिजी रहते हो, गाँव के इतने सारे फोन। हाँ, वही है। जब मैं यहाँ पॉडकास्ट के लिए आया तब भी उनका फोन चल ही रहा था, बिजी थे। जी। मोहित जी, अगर आपकी KGMU की जिंदगी पर एक शॉर्ट फिल्म बने तो उसका नाम क्या रखेंगे? सर इंस्ट्रूमेंट टूट गया, ऑप्शन 2 है अटेंडेंस के पार, ऑप्शन 3 KGMU में जिंदगी। KGMU में जिंदगी, लाइफ इन KGMU। आज की इस खूबसूरत बातचीत में हमने रोहित पटेल जी से बात की और मोहित पटेल जी से बात की। दोनों ने अपनी सेवाओं के बारे में बात की और किस तरीके से एक ग्रामीण आंचल से निकलकर लखनऊ तक के सफ़र को उन्होंने
अपनी दादी माँ से प्रेम हो या फिर गांव में जो भी दिक्कतें हों और शहर में बड़े इलाज के लिए जो कंफर्ट जोन अवेलेबल कराना हो, उन सभी पहलुओं पर अच्छे तरीके से बात की। और उम्मीद है आप दोनों को हमारे साथ जुड़कर आनंद आया होगा। और कोई खास मैसेज जो यूथ के लिए देना चाहते हो आप? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल मतलब अपनी संस्कारों को और अपने माता पिता और परिवार को प्राथमिकता दें और एक सेवा भाव लेकर आगे बढ़ें, ताकि जो एक मेल मिलाप जो आगे रहे जीवन में बच्चों के सबके, तो एक सेवा भाव का जुड़ाव रहेगा तो काफ़ी दिन तक संबंध चलते हैं। और आजकल देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत संगत में पड़ के बिगड़ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को अलग करके अपने मूलभूत से सबसे कह सकते हैं कि संस्कारों को प्राथमिकता दें। और जब संस्कार अच्छे होंगे तो सेवा भाव अंदर होगा, और सेवा भाव होगा तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जो कि संबंध जब एक दूसरे से रहते हैं तो फिर माहौल भी अच्छा रहता है। रोहित जी, आप कोई अगर मैसेज हो यूथ के लिए? वैसे जो भैया ने कहा है वो यूनिटी बना करके रहना है, और चाहे वो परिवार से हो, चाहे मित्र से हो, और चाहे भाई हो, तो जब तक सब जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी सामने वाले से कोई भी गिराना चाहेगा या कुछ भी करना चाहेगा, अगर आप बंधे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सामने गिराए। अगर आप बंधे नहीं हैं, यूनिट नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है। तो मेरा संदेश यही है सभी भाइयों से कि चाहे वो भाई हों, चाहे मित्र हों, अगर कुछ छोटे मोटे मनमुटाव है भी तो उनको क्लियर कर लेना और यूनिट में ही रहना, यूनिटी में रहना। जो एक साथ रहने का मज़ा है वो कहीं बाहर अकेले रहने में मज़ा नहीं आता है। जो एक साथ, जो अपना अनुभव है वो हम लोग बता रहे हैं कि जो एक साथ रहने में मज़ा है। सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो 2 भाई हों चाहे 3 भाई हों, तो यूनिट के साथ में रहें, यूनिटी के साथ रहें, एकदम से यूनिटी में रहेंगे, बंधे रहेंगे तो अच्छा चलता रहेगा। और आज हमने बात की है रोहित पटेल जी से और मोहित पटेल जी से, जो कि ग्राम सेलापुर से हैं और हरदोई जनपद से हैं। और जो भी प्रेम है दोनों भाइयों के प्रति, और ऐसा प्रेम सभी भाइयों के प्रति आपस में हो, और जो भी सेवाएं दे रहे हैं अपने क्षेत्र के माध्यम से, तो कई लोगों से हमारी प्रार्थनाएं हैं, विनती हैं कि आप जिस प्रोफेशन में हो, खासकर अगर मेडिकल प्रोफेशन में हो, तो आप जितना चाहे उतना गरीब लोगों के, असहाय लोगों की सेवा करें और उनको उनके स्थान तक पहुंचाएं, उनके गंतव्य तक पहुंचाएं, कि कैसे ना कैसे करके उनकी पीड़ाओं को दूर करें। और इसके लिए हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है रोहित जी और मोहित जी। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसे शो देखते रहेंगे, हमें प्यार भेजते रहेंगे, और हम किसी नए मेहमान के साथ जल जुड़ेंगे जो मिट्टी से जुड़ा होगा। हम नाम पे नहीं जाते हैं, हम उन लोगों के पास जरूर जाते हैं जो अपने काम से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। तो हम अगले इतवार जो आएंगे तो एक नए शख्स के साथ, नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।